हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के हो चाहे बीए ऑनर्स के हो, आप लोग बीए प्रोग्राम के हो चाहे बीए ऑनर्स के हो, आप लोग के पास अगर पॉलिटिकल साइंस माइनर है या मेजर है, ये जिसमें भी आपको ये वाला सब्जेक्ट नेम देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन का यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड मैं सिलेबस की वीडियो भी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आप जाओगे, लिखोगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप की प्लेलिस्ट रोमा जायसवाल, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है यूनिट 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगी और ये नोट्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा जानते हैं, थोड़ा हम परिचय जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत है क्या। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, जिसे आईआर भी कहते हैं, ये क्या है? ये थ्योरीज ऑफर फ्रेमवर्क एंड एनालाइज इन एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन ग्लोबल एरिया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, आईआर जो है, उसके सिद्धांत वे रूपरेखा प्रदान करते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें ये बताते हैं कि जिनसे राज्य और जो गैर राज्य अभिनेता के बीच वैश्विक क्षेत्र में अंतर क्या है और क्रियाएं क्या हो रही है, इसको समझने की प्रक्रिया। यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, हमें राज्य का और गैर राज्य जो हमारे होते हैं, राज्य और गैर राज्य के जो बीच संबंध होते हैं, उसको बताता है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कुछ प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण इसमें पाए जाते हैं। तो जो हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ जो दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। हम पूरी दुनिया का जब हम राज्य देखते हैं, गैर राज्य के बीच संबंध देखते हैं, तो ये सारे जो राज्य और गैर राज्य होते हैं, इन सब की एक एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। तो उसी को हम सिद्धांत कह सकते हैं। तो पहला है यथार्थवाद, और यथार्थवाद के बाद एक आया नव यथार्थवाद। तो यथार्थवाद है और नव यथार्थवाद है। दूसरा है उदारवाद, और उदारवाद में भी एक नया आया नव उदारवाद। तो उदारवाद और नव उदारवाद। उसके बाद है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में भी थोड़ी चेंजेस करके नव मार्क्सवाद को लाया गया, और नारीवाद। तो ये जो चारों है, यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, बट इसको अब हमें इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से अब क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। फिर आगे का अभी ओवरव्यू हम जान गए कि मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप है क्या। गैर राज्य और राज्य के बीच के संबंध बताता है, और इस संबंध को हम कई दृष्टिकोण से भी देखते हैं, यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलिज्म से, जो कि है यथार्थवाद क्या है। तो नियर हम रियलिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे। तो यथार्थवाद है क्या? तो यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सबसे पुराने और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। यानी जो ये रियलिज्म है, रियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंस स्कूल ऑफ थॉट इन आईआर। यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो सबसे पुरानी हमारी जो प्रणाली है ना, वो क्या है, वो जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद की है, यानी रियलिज्म की है। यह सत्ता, अस्तित्व और स्वार्थ को राज्य के व्यवहार के प्राथमिक चालक मानती है। मतलब ये क्या मानती है, ये एम्फसाइज पावर को, सर्वेल को एंड सेल्फ इंटरेस्ट को क्या मानती है, प्राइमरी मानती है, और स्टेट बिहेवियर को भी। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो हम यथार्थवाद पढ़ते हैं, तो यथार्थवाद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सत्ता के बारे में। ये क्या करती है, सत्ता, यथार्थवाद सत्ता पे फोकस देती है। कहती है कि सत्ता को बचाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हथियार भी रखने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें हथियार रखना चाहिए और हमें लड़ना भी चाहिए।
और अपने अस्तित्व को रखने के लिए, अपने व्यवहार को रखने के लिए बोलती है। क्योंकि ये जो यथार्थवाद वाले लोग होते हैं ये बोलते हैं कि जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब कोर कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट अगर जाने हम रियलिज्म का, तो यथार्थवाद के जो मुख्य सिद्धांत है वो पहला अराजकता पे आता है, यानी अनार्की पे। तो यथार्थवादी जो है वो तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है वो अराजक है। मतलब जो पूरी दुनिया है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है वो अराजकता है, यानी पूरे क्या थी दुनिया में, अनार्की है, जिसका अर्थ है कि राज्यों के ऊपर कोई सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, अराजकता से भरी है, अनार्की से भरी है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मतलब पूरे वर्ल्ड को एक कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा नहीं है जो कंट्रोल कर सके। राज्य को स्वयं ही सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे आत्मरक्षा प्रणाली विकसित होती है। तो यथार्थवाद बेसिकली क्या होते हैं, ये कहते हैं कि हमें नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, हमें अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ये कहते हैं कि युद्ध हमें करना चाहिए, हथियार भी हमें रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि पूरा जो दुनिया है वो अराजकता से भरी है। क्योंकि ये कहते हैं कि ह्यूमंस का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव होता है और पूरी दुनिया अराजकता से, अनार्की से भरी है। इसलिए अनार्की से भरी होने के कारण हम पे असुरक्षा हो सकता है। हम इसलिए अपने आप को सेफ करने के लिए, हमें सुरक्षा करने के लिए हम क्या होते हैं, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, हम किसी और पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे कि आइडियलिज्म वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे कि उसमें पढ़ते हैं कि यूएनओ वगैरह, तो यूएनओ वगैरह हमारी सहायता करेगा जब दो देश लड़ेगा तो। पर ये कहते हैं नहीं, हमें खुद भी क्या होना चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए हम, कि मतलब कोई भी हमसे लड़े तो क्या होना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम पे हथियार, परमाणु बम, ये सब होने चाहिए। तो मतलब ये कहता है कि हम खुद क्या होना चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। यथार्थवाद की ये विचारधारा है। दूसरी की पावर एंड सिक्योरिटी, यानी सत्ता और सुरक्षा के लिए ये कहते हैं कि यथार्थवादी लोग राज्य मुख्य रूप से सत्ता की तलाश अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को अन्य सभी हितों से ऊपर रखा जाता है। ये कहते हैं कि हमें पावर के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप आत्मनिर्भर रहना चाहिए। मतलब क्योंकि सत्ता जो है वो हमारी सबसे फर्स्ट, ये कहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें सत्ता को बचाना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन नेचर की भी बात करते हैं, तो मानव स्वभाव की बात करते हैं। तो इसमें कुछ थिंकर्स है जो यथार्थवाद का जो है समर्थन करते हैं, वो है थ्यूसिडाइस, मैकियावेली और जो आपने पढ़ा होगा जॉन हॉब्स। तो ये हैं, तो ये तीनों क्या है, यथार्थवाद के यानी रियलिज्म के सपोर्टर हैं। ये जैसे जो शास्त्रीय यथार्थवादी मानते हैं, इनका मानना है कि मानव स्वभाव जो है वो काफ़ी स्वार्थी होता है। जैसे मैंने बताया था ना, ये बताते हैं मतलब ह्यूमंस का जो नेचर है बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं और व्यवहार राज्य स्तर पर भी लागू होता है। और ये व्यवहार राज्य स्तर पर भी लागू होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, मतलब एक देश दूसरे देश पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें खुद हथियार रखना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। तो ये सब की बात करते हैं, ये मतलब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अब चौथी चीज़ है कि बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं यथार्थवादी लोग, यानी संतुलित राजनीति की बात करते हैं। कैसे? राज्य संगठनों और प्रतिवाद गठबंधनों का निर्माण करते हैं ये लोग, ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके और कोई भी एक राज्य बहुत शक्तिशाली ना हो पाए। मतलब पावर और बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के बीच हमेशा क्या होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। मतलब राज्य के मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए। मतलब होते हैं ना, जैसे मोदी जी अभी आप देख रहे हो न्यूज़ पे चल रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। जिसकी आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, आज है 23, तो आज मोदी जी न्यूयॉर्क गए हैं। तो सब जगह क्यों जा रहे हैं? अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए दूसरे देशों से, क्योंकि क्या हो सके, बैलेंस ऑफ पावर हो सके, राजनीति क्या हो सके, संतुलन हो सके। तो ये लोग इनका जो चौथा जो ये बात करते हैं वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। तो आपका जो पहला था रियलिज्म वो होता है ख़त्म। तो अब रियलिज्म में भी हमें न्यू रियलिज्म पढ़ना है। न्यू जो रियलिज्म है वो क्या है, यानी नव जो यथार्थवाद है वो क्या है।
तो ये भी यथार्थवाद, अगर आपको कभी भी नव यथार्थवाद का क्वेश्चन आए तो पहले आपको यथार्थवाद ही लिखना है। ये नहीं कि नव यथार्थवाद पूछा है तो नव यथार्थवाद से स्टार्ट करना है, कभी भी नहीं करना है ऐसे। जब भी नव यथार्थवाद पूछे या नव उदारवाद पूछे तो या नव आदर्शवादी पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पूछा है ना उसका पुराना वाला आपको बताना है। जैसे नव यथार्थवाद पूछा है तो नव यथार्थवाद शुरू में नहीं बताना, सबसे पहले स्टार्ट करना है यथार्थवाद से कि यथार्थवाद क्या है, उसके बाद नव यथार्थवाद बताना है। तो नव यथार्थवाद है क्या, मैंने यथार्थवाद तो बता दिया, अभी आपको हम नव यथार्थवाद पर चलते हैं। तो नव यथार्थवाद जो है, केनेथ वॉल्टज जो है, उन्होंने 1979 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मतलब जो केनेथ वॉल्टज है, इन्होंने 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यू रियलिज्म की बात सबसे पहले की थी। ये याद रखिएगा, इसको आपको पेपर में लिखना होगा। तो नव यथार्थवाद जो है वो मानव स्वभाव की बजाय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। अब जो है हम यथार्थवाद पढ़ रहे थे उसमें ह्यूमंस बिहेवियर की बात होती थी, बट इसमें क्या हो रही है, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीतिक है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसकी बात की जा रही है नव यथार्थवाद में। नव यथार्थवादी का तर्क देते हैं कि ये लोग कि राज्यों के व्यक्तिगत लक्षणों के बजाय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना उनके व्यवहार को संचालित करती है। मतलब ये किसी एक पर्सन की बात नहीं करते, अब ये क्या करते हैं, पूरी प्रणाली की बात करते हैं कि कोई एक पर्सन का जो है, एक पर्सन अगर बुरा है तो वो दूसरे पे अटैक नहीं कर सकता है। ऐसी जो यथार्थवादी जो मानते थे कि ह्यूमंस का नेचुरली ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी भी किसी पे आक्रमण कर सकते हैं, पर ये उसको थोड़ा सा गलत मानते हैं। कहते हैं कि नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना जो है वो एक पर्सन से बिल्कुल अलग होती है। तो जो नव यथार्थवादी सत्ता के वितरण जैसे बताऊं तो ध्रुवीयता और एक ध्रुवीयता है पर जोर देते हैं। मतलब ये जो नव यथार्थवादी है वो अलग अलग जो जैसे कि आपने सुना होगा मल्टी पावर, जैसे कि एक दुनिया, जैसे कि यूएसएसआर था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, तो तीसरी दुनिया थी, तो वैसे उसकी बात करते हैं, ये उस पर जोर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिणाम को आकार देते हैं ये। तो नव यथार्थवादी लोग में जो सपोर्टर्स है उसमें सबसे पहले आप केनेथ वॉल्टज का नाम लिखोगे और बताओगे इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल में सबसे पहले इसकी बात की है, और ये ह्यूमंस नेचर पे ना जाके किस पे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बात करते हैं। अब जानते हैं हम सेकंड जो कि है लिबरलाइजेशन यानी और न्यू लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद और नव उदारवाद। तो उदारवाद जो है वो है क्या, मानव स्वभाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति एक अधिक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है ये, जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि राज्य और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आपसी लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो जो उदारवादी लोग होते हैं उनकी ये विचारधारा होता है कि मानव का जो स्वभाव है और क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब मानव जो है अच्छे होते हैं और हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। मॉरलिटी की बात करते हैं, ये नैतिकता की बात करते हैं, आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं ये कि मतलब जैसे कि यथार्थवादी कहते हैं कि हमें खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए हर चीज़ पे, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे भी निर्भर रह सकते हैं और उनसे भी हम लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो दो देश में युद्ध हो रहा है तो ये कहते हैं कि मान लो जैसे यूक्रेन रूस में हो रहा है तो यूएनओ देख लेगा, पर क्या यूएनओ देख रहा है, आज हो रहा है तो नहीं देख रहा ना। तो वैसे ही ये बात करते हैं, ये मतलब अच्छाई की बात करते हैं, बस शांति की बात करते हैं, इनका फोकस होता है शांति पे। तो उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है, सहयोग और शांति, यानी यथार्थवादियों के विपरीत है ये। यथार्थवादी युद्ध की बात करते हैं और आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं, ये सहयोग और शांति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सब देश एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और शांति की बात करते हैं। उदारवादी मानते हैं कि राज्य सहयोग कर सकते हैं जब उनके हित मिलते हो और शांति प्राप्त कर सकते हैं इस चीज़ से। तो ये बेसिकली शांति पे फोकस देते हैं और सहयोग पे। दूसरा जो उदारवादी लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पीसेस थ्योरी पे
ज़्यादा बिलीव करते हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत पे ये लोग लोकतंत्र पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। यह सिद्धांत इस विचार को प्रस्तुत करता है कि लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने की संभावना कम रखते हैं। मतलब जो उदारवादी लोग होते हैं उनकी विचारधारा है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ता है। जैसे कि इनका मानना है कि जैसे कि अब कोई भी लोकतांत्रिक देश है, जैसे आप देख लो इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तो ये लोग एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, तो ये लोकतंत्र पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये तीसरा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पे, यानी संयुक्त राष्ट्र जैसे यूएन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे IMF जैसी संस्थाओं संघर्षों को सुलझाने के लिए और नियम लागू करने के लिए राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये लोग ऐसा मानते हैं। ये लोग मानते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे कि चाहे लड़ाई हो तो UN रोक लेगा, व्यापार में करना हो तो WTO है, और पैसे की दिक्कत आए तो IMF है। तो मतलब हर चीज़ पे ये डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं किसी देश से। तो उदारवाद का जो चौथा सिद्धांत है वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक अंतरनिर्भरता पे। यानी जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो आर्थिक अंतरनिर्भरता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देशों के बीच आर्थिक संबंध और युद्ध की संभावना को कम करते हैं। मतलब ये हमारे लोग होते हैं उदारवादी, वो ये मानते हैं कि अगर दो देशों के बीच या ज़्यादा से ज़्यादा देशों के बीच अगर आर्थिक संबंध होंगे ना, यानी व्यापार होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, तो क्या होगा, इससे युद्ध की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अगर वो लोग युद्ध करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, उनकी जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, यथार्थवादी लोग आर्थिक अंतरनिर्भरता की बात करते हैं। कहते हैं कि देशों के बीच आर्थिक संबंध होने से जो युद्ध होती है उसकी संभावना कम होता है, क्योंकि संघर्ष व्यापार और आपसी आर्थिक लाभ को बाधित करता है। ये संघर्ष, जैसे मैंने बताया, जो व्यापार है वो क्या करता है, इस संघर्ष को रोकता है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अभी हम पढ़ रहे थे उदारवाद, अब हम पढ़ेंगे नव उदारवाद। तो न्यू लिबरलाइजेशन है वो है क्या। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था उदारवाद क्या है, उदारवाद की विचारधारा क्या थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो नव उदारवाद। तो नव उदारवाद ये जो लोग हैं वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और जो मापदंडों की भूमिका पर जोर देते हैं। मतलब ये भी उदारवाद की तरह ही अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है, UNO वगैरह जितनी भी है, WHO, इस पे निर्भरता की बात करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रकृति को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये जो रॉबर्ट किहोने हैं और जो जोसेफ नाय है जैसे प्रमुख विचारक तर्क देते हैं नव उदारवाद पे कि संस्थाएं राज्यों को अराजक में भी सहयोग करने में मदद कर सकती है। मतलब ये कहते हैं कि जो संस्थाएं होती है हमारी, जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, WHO जितने भी, तो ये अराजकता होने पर भी क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो ये इसकी बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जटिल अंतरनिर्भरता होनी चाहिए, जैसे उसमें भी कह रहे थे ना आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तो ये भी कहते हैं कि जटिल अंतरनिर्भरता होनी चाहिए। उसका सिद्धांत देते हैं कि राज्यों के बीच विभिन्न बातचीत जैसे चैनल के द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अगर लोगों में मतलब आदान प्रदान है तो क्या होगा, इस पर जोर देते हैं ये लोग भी, नवोदारवादी लोग भी, जिससे युद्ध एक आकर्षक विकल्प बन जाए, मतलब युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो उदारवादी लोग की जैसे मैंने विचारधारा बताई कि उदारवादी लोग जो है वो क्या होते हैं, वो सहयोग की बात करते हैं, आदर्शवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इन सब की बात करते हैं। पर जो नव उदारवाद वाली लोग हैं ये भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं, उन मापदंडों पर जोर देते हैं, और ये भी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसको कई हद तक सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं कि जो राज्य हैं वो अराजकता तो होता है, ये लोग अराजकता की भी बात करते हैं, कहते हैं पर इस अराजकता को अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वारा क्या करा जा सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब दो से ज्यादा देशों के बीच बातचीत होगी तो इसे कम किया जा सकता है, इसकी संभावना कम हो सकती है।
उसके बाद है मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म थ्योरी क्या है? मार्क्सवाद और जो नव मार्क्सवाद है, मार्क्सवादी सिद्धांत ये है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये एक आलोचना करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी लोग। कैसे? जिसमें आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपने पता होगा मार्क्सवादी लोग पूंजीवादी लोग का विरोध करते हैं, जो कि वैश्विक राजनीति को आकार देता है। मार्क्सवादी राज्य केंद्रित यथार्थवादी और उदारवाद के दृष्टिकोण को चुनौती देता है। ये जो यथार्थवादी लोग और उदारवादी लोग कहते हैं उससे बिल्कुल अलग कहता है ये, और वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली को उजागर करता है ये। तो जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसके क्या है जानते हैं। तो आर्थिक निर्धारवाद की बात करते हैं। मतलब मार्क्सवादी ये तर्क देते हैं कि आर्थिक आधार यानी उत्पादन की जो साधन है वो राजनीतिक संरचना को आकार देते हैं, जिससे राज्यों का व्यवहार भी शामिल होता है। ये लोग आर्थिक की बात करते हैं मार्क्सवादी लोग, जो है कि आर्थिक से ही क्या होता है, राज्य को हम एक क्या देते हैं, व्यवहार देते हैं। तो ये वर्ग संघर्ष की भी बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मुख्य संघर्ष राज्यों के बीच नहीं है। मतलब ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ये कहते हैं कि जो संघर्ष है वो राज्यों के बीच नहीं होता है, वो कुछ लोग के बीच होता है, बल्कि ये वर्गों के बीच होता है। विशेष रूप से बुर्जुआ वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग होते हैं, और ये प्रोलिटेरिएट वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग होते हैं। तो ये जो मार्क्सवादी लोग हैं वो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ये दो जो वर्ग, जो दुनिया है उसे दो वर्ग में बांटते हैं, एक पूंजीपति एक मजदूर वर्ग। और ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग का हमेशा क्या होता है, शोषण होता है। तो यही ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बेसिक सी बात ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई किसी देश के बीच नहीं होती, वो दो वर्गों के बीच होती है। सीधी सी बात ये कहते हैं। इनकी विचारधारा में साम्राज्यवाद दिखता है। जो व्लादिमीर लेनिन है जैसे मार्क्सवादी विचारक, उनका मानना है कि पूंजीवाद राज्यों को नए बाजारों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विस्तार और उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे साम्राज्यवाद और वैश्विक असमानता बढ़ती है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा ये पूंजीवाद है वो क्या करता है, वो उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित करता है लोगों को। मतलब पूंजीवाद से क्या होता है, किसी एक का कंट्रोल होता है। मतलब पूंजीवाद बढ़ने से क्या है, बुर्जुआ वर्ग का ही शासन होता है किसी भी देश पे, ये बात करते हैं। मतलब हम क्या उनके उपनिवेश बनने लगते हैं, तो वैश्विक असमानता बढ़ जाती है। मतलब विश्व में क्या होती है, असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में बढ़ जाते हैं। ये ऐसा बात करते हैं। तो न्यू मार्क्सिज्म लोग क्या कहते हैं, यानी नव जो मार्क्सवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं, जो इसके जो सपोर्टर है वो एमुअल वॉलस्टीन। तो एमुअल वॉलस्टीन जो है, और उनके विश्व प्रणाली सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके सिद्धांत का नाम रखिएगा जिसका नाम है विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, एक विभाजन से चिन्हित। मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को इन्होंने बांट रखा है। इन्होंने कोर और पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी बता रखा है मार्क्सवादी को। मतलब एक ऐसा गोला होता है, ऐसा टाइप का 3 गोला। तो ये जो है ना, ये इसको क्या मानते हैं, कोर मानते हैं। तो कोर, और इसको कहते हैं, ये जो ये सेकंड लाइन है इसको पेरिफेरी कहते हैं, और इसको सेमी पेरिफेरी कहते हैं। इसको पेरिफेरी कहते हैं, सॉरी, थर्ड लाइन को, और इसको सेमी पेरिफेरी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो छोटा सा कम लोग होते हैं ना, ये होते हैं कोर में, ये पूंजीपति लोग होते हैं। और जो लास्ट वाला जो होते हैं ना पेरिफेरी, ये होते हैं मजदूर वर्ग। और ये जो सेमी पेरिफेरी होते हैं ये मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो ये इसकी बात करते हैं ये। तो कोर देश में पेरिफेरी के संसाधन और श्रम का शोषण करते हैं। मतलब जो कोर देश है वो क्या करते हैं, मतलब कोर देश हो गया पूंजीवादी देश, मतलब जो अमीर देश है, विकसित देश है, विकसित देश को कहते हैं। जैसे कि जो भी विकसित हो रखे हैं, डेवलप्ड हो रखे हैं, अमेरिका वगैरह जैसे देश, तो ये देश क्या करते हैं, जो पेरिफेरी देश होते हैं, मतलब जो थर्ड नंबर के जो ये देश है, मतलब जो अविकसित है, तो ये विकसित देश अविकसित देश को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन मजदूरों का शोषण करते हैं। ये बात करते हैं कौन, एमुअल वॉलस्टीन करते हैं अपने विश्व प्रणाली सिद्धांत में। तो जो एक वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो क्या पूंजीवादी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो कुछ देशों के लिए लाभकारी है और अधिकांश के लिए हानिकारक है। तो ये जो शोषण करते हैं इस देश का,
मतलब विकसित देश अविकसित देश का, तो इसका कुछ फायदा जो विकासशील देश है मतलब जो विकासित कर रहा है उन देश को कुछ फायदा भी होता है, ऐसे बात करते हैं। मतलब 3 तरह के देश बताए हैं, 3 तरह का ये कोर है, छोटा वाला, बीच का, 3 आप गोला बनाओगे एग्जाम में, और फिर क्या करोगे एक और तो थर्ड गोला है वो अविकसित देश होंगे, जो सबसे छोटा गोला होगा वो विकसित देश होंगे, और जो बीच का होगा वो विकासशील देश होंगे जो विकास कर रहे होंगे, तो उनको लाभ होता है, ये बात करते हैं ऐसा। तो नव मार्क्सवाद जो है वो वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं। मतलब ये लोग हमेशा जो वैश्विक पूंजीवाद है यानी जो उपनिवेश बनाते हैं, एक का व्यापार दूसरे का शोषण करना, इन सबको वो लोग गलत ठहराते हैं, इससे स्वाभाविक रूप से शोषणकारी मानते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवाद एक शोषण है, इसमें क्या है जो बुर्जुआ वर्ग के लोग होते हैं मतलब जो अमीर लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो जो मजदूर लोग हैं उनका शोषण करते हैं, और वैश्विक असमानता, निर्भरता और शोषण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से क्या होता है, पूंजीवादी से क्या होता है, असमानता बढ़ती है, एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ती है, मतलब जो अविकसित देश है वो किस पे डिपेंड हो जाता है, विकसित देश पे डिपेंड हो जाता है कुछ भी लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो ये निर्भरता की बात करते हैं और शोषण की भी बात करते हैं। मतलब जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये जो विकसित देश है इनके पास खाने को पैसे नहीं होते, कम कमाई नहीं होती, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, तो क्या करते हैं ये सस्ते दाम, इनको तो भाई खाने के लिए कुछ भी चाहिए दे दो, तो ये क्या करते हैं कम दामों पे इनको अपनी नौकरी पे रखते हैं और इनका शोषण करते हैं और ज्यादा काम कराते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं नव मार्क्सवादी लोग। तो नव मार्क्सवादी में आप एमुअल गॉडस्मिथ का नाम याद रखेगा, और ये कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी जरूर याद करेगा, और गोला ऐसे जरूर बनाइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी विचारधारा। जो नारीवादी लोग हैं वो उनकी क्या विचारधारा है। तो आईआर में यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जो नारीवादी है वो यथार्थवाद और उदारवाद दोनों को पारंपरिक जो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण को चुनौती देता है। मतलब जो नारीवाद है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो नारीवादी लोग हैं वो जो उदारवाद के लोग हो चाहे यथार्थवाद के लोग हो, ये दोनों विचारधारा के लोग जो पेट्रियार्की जो सिस्टम है, जो पुरुष प्रधान जो समाज है उसको क्या करता है, चुनौती देता है। तो लिंग की भूमिका पर ये जोर देते हैं, मतलब समानता की बात करते हैं पुरुष और महिलाओं में। तो और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे महिलाओं को हाशिए पर रखने वाले समूह को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा जाता है। मतलब ये इसकी बात करते हैं कि मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितने भी मतलब जो बात नारीवाद की बात करते हैं उसको कैसे बाहर कर दिया जाता है, उनकी नहीं सुनी जाती, इन सब की बात की जाती है। तो नारीवादी के मूल अवधारणा क्या है, तो ये लैंगिक शक्ति संबंध पर बात करती है, मतलब जेंडर पावर रिलेशन पे। यानी नारीवाद का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और जो वैश्विक राजनीति है उसमें जो लैंगिक शक्ति संरचना से आकार लेते हैं, जो पुरुष जो तत्व को विशेष अधिकार देते हैं। मतलब ये कहते हैं कि नारीवादी लोग जो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध हो चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, इन दोनों में ही क्या करते हैं, जो पुरुष है उन्हीं को ज्यादा विशेष अधिकार देखने को मिलते हैं शुरू से ही, महिलाओं को इसमें नहीं दिया जाता है, इसको इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और इस स्त्रीत्व को हाशिए पर रखते हैं, मतलब उनकी बात नहीं करते हैं, इनकी जो विचारधारा है उनको नहीं लेते हैं। मतलब हम यथार्थवाद भी पढ़ते हैं तो हम देखा ज्यादातर थिंकर्स पढ़ते हैं तो वो पुरुष ही होते हैं, चाहे हम उदारवाद पढ़ते हैं तो मतलब इनको नारीवादी लोग कहते हैं कि ये महिलाओं को जगह नहीं देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में या तो वैश्विक राजनीति में। तो पारंपरिक आईआर में सिद्धांत का अक्सर महिलाओं की भूमिका और लैंगिक मुद्दों पे नजरअंदाज करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि आईआर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितने भी महिलाओं के जो सिद्धांत होते हैं, चाहे वो कोई मुद्दा देती हैं तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। बट मतलब इस पे तो जोर दिया जाता है, जैसे उदारवादी लोग कहते हैं ना युद्ध नहीं होना चाहिए, और मार्क्सिज्म कहते हैं कि दो समूह दो वर्ग में बटाए पूरी दुनिया, पूंजीपति और जो बुर्जुआ वर्ग है इनका शोषण करते हैं, जो अमीर लोग है वो गरीब लोग का मजदूर का शोषण करते हैं, पर महिलाओं की बात नहीं की जाती है, तो इसकी बात करते हैं नारीवादी लोग। तो और ये बात करते हैं कि सुरक्षा और पुनर्परिभाषण का, मतलब जबकि जो यथार्थवादी जो लोग हैं वो सुरक्षा को सैनिकों और राज्य केंद्रित शर्तों में परिभाषित करते हैं। मतलब जो यथार्थवादी लोग हैं वो रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं,
यथार्थवादी कहते हैं कि हमें अपने पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारे पास सैन्य शक्ति होनी चाहिए, राज्य केंद्रित होने चाहिए, हम खुद आत्मनिर्भर होने, हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए। पर नारीवादी क्या है, वो अलग तर्क देते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि सुरक्षा की एक व्यापक परिभाषा होनी चाहिए जिसमें मानव सुरक्षा हो, आर्थिक कल्याण और लैंगिक समानता हो। जैसे कि ये कहते हैं कि यथार्थवादी लोग जैसे कहते हैं ना कि हमें अपने राज्य को बचाने के लिए हमें हथियार रखने चाहिए, राज्य केंद्रित, मतलब ये सुरक्षा पर बल देते हैं ना यथार्थवादी लोग। मेन का कॉन्सेप्ट है यथार्थवादी का, सुरक्षा पर बल देते हैं। तो नारीवादी कहते हैं कि अगर आप सुरक्षा पे बल देते हो तो सुरक्षा में बल किसको देना चाहिए, मानव सुरक्षा को देना चाहिए, मतलब महिलाओं को भी देना चाहिए, आर्थिक कल्याण और जो जेंडर जो इक्वालिटी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नारीवादी लोग इसकी बात करते हैं। और ये नारीवादी कहते हैं कि इंटरसेक्शनलिटी को, मतलब नारीवादी विद्वान है जो, वो लिंग के साथ अन्य पहचान जैसे कि जाति, वर्ग और जो भेदभाव होता है उस पर भी जोर देते हैं। मतलब नारीवादी लोग ओनली महिलाओं पे नहीं, बल्कि जो जाति से, वर्ग को लेके या रंग रूप को लेके जो भेदभाव होती है उसके अंतर्गत पर भी, उस बात पे भी जोर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देते हैं। मतलब जैसे अभी तक हम ऊपर की विचारधाराएं पढ़ रहे थे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मार्क्सिज्म, उदारवादी, यथार्थवादी, इन सब में हम ये पढ़ रहे हैं। किसी में हम पढ़ रहे हैं कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए, यथार्थवादी में हम आदर्शवादी में पढ़ रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उस पर निर्भरता रहनी चाहिए, हमें वैश्विक शांति बनाए रखनी चाहिए। तो हम वैसे ही हम जो मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं उसमें हम दो वर्गों की बात करते हैं, बट हम नारीवाद की बात नहीं करते, हम महिलाओं की बात नहीं करते, हम जाति, जो जाति बट रखी है, वर्ग बट रखा है, भेदभाव होता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो नारीवादी लोग इन सब की बात करते हैं जो कि छूट रखा है और मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसकी नारीवादी लोग बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूट क्या है फेमिनिस्ट थ्योरी का, यानी नारीवादी सिद्धांत का योगदान क्या है। तो सिंधिया एनेलो जो है वो नारीवादी आईआर की एक प्रमुख हस्ती है। सिंधिया एनेलो, इन्होंने ये बताया है कि कैसे सेना, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लैंगिक मान्यताओं से प्रभावित होती है। मतलब कैसे सेना में भी मतलब महिलाओं को नहीं लिया जाता है, राजनीतिक में भी, और वैश्विक जो बाजार होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें भी इनको और अच्छा खासा रोल नहीं दिया जाता है। वह पूछती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में महिलाएं कहाँ हैं। मतलब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे थे, चाहे हम इंटरनेशनल राजनीतिक पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं महिलाओं को कहीं नाम निशान नहीं आता है। तो ये जो नारीवादी लोग हैं ये उसी की बात करते हैं कि हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, चाहे इंटरनेशनल राजनीतिक पढ़ते हैं, तो उसमें महिलाओं का योगदान कहाँ है, ये पूछती है सिंधिया एनेलो, ये दर्शाते हुए कि पारंपरिक दृष्टिकोण को अक्सर महिलाओं के योगदान को, अनुभवों को नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कि हम कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, अगर जिसके बाद भी हिस्ट्री यूरोप, तो उसमें हमने देखा था बहुत से ऐसे आविष्कार थे और बहुत सी ऐसी रानी थी जो यूरोप में भी थी और भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जो नारियों के, उन्होंने क्या करा है, योगदान दिया है, पर उनकी बात नहीं की जाती। उनकी जो थ्योरीज है, चाहे वो पॉलिटिकल पे हो, हम अरस्तु को पढ़ते हैं, हम कौटिल्य को पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि जब ये हम इंटरनेशनल चाहे रिलेशन पढ़ते हैं, चाहे हम इंटरनेशनल रिलेशन में हम विचारधाराएं पढ़ते हैं, तो उसमें भी कहीं महिलाओं का योगदान नहीं है, मतलब कुछ दर्शाया नहीं जाता है। होता तो है पर ये लोग नजरअंदाज करते हैं, नारीवादी लोग ऐसा कहते हैं। और नारीवादी लोग कहते हैं कि चाहे इंटरनेशनल राजनीति को, उसमें भी हम अरस्तु, कौटिल्य, कितने लोगों को पढ़ते हैं, रूसो, बट जो महिलाएं जो थिंकर्स है उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो दिए हैं पॉलिटिक्स को लेके, उनको नहीं पढ़ा जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो नारीवादी ये आलोचना करते हैं कि आईआर को एक तटस्थ वास्तुनिष्ठ क्षेत्र माना जाता है, मतलब एक सीमित क्षेत्र मान लिया गया है आईआर को, ये ऐसी बात करते हैं, आलोचना करते हैं ये लोग। किसकी, नारीवादी लोग, जितनी भी आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, उसकी पूरी तरह से आलोचना करता है नारीवादी। कहते हैं कि इनकी एक सीमा है, इसके बाहर ये लोग नहीं सोचते हैं। ये तर्क देते हुए कि ये अक्सर आक्रामकता और प्रभुत्व जैसे पुरुष जो मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये लोग कहते हैं कि जो पैट्रियार्की सिस्टम है, ये लोग जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ये पैट्रियार्की सिस्टम को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जबकि सहयोग और देखभाल को कम करता है। हम लोग अभी तक जितने भी विचारधाराएं पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे हम कि हम जैसे यथार्थवादी लोग सुरक्षा की बात करते हैं, पर नारीवादी लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग तो सुरक्षा नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हमारी बात करते ही नहीं है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हो निष्कर्ष में कि इनमें से प्रत्येक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब अभी तक हमने पढ़ा, चाहे हमने यथार्थवाद पढ़ा, नव यथार्थवाद पढ़ा, चाहे उदारवाद पढ़ा, नव उदारवाद पढ़ा,
मार्क्सवाद पढ़ा, नव मार्क्सवाद बताइए, नारीवाद पढ़ा। इन सब में हमने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, पर सबको इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का तरीका अलग अलग था। मैंने बताया था यथार्थवाद, नव यथार्थवादी सत्ता राजनीति अराजकता की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें सुरक्षा पे, हमें नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस का जो नेचर है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो कभी भी लड़ सकता है। इसलिए ये पूरे क्या कहते हैं, पूरी दुनिया क्या है, अराजकता से भरी है। तो ये लोग अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें हथियार रखना चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा रखना चाहिए। वैसे ही उदारवादी लोग क्या कहते हैं, हमें सहयोग रखना चाहिए, लोकतंत्र रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर निर्भर रहना चाहिए, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या हो, युद्ध ना हो, शांति की बात करते हैं। वैसे ही जो मार्क्सिज्म लोग होते हैं वो कहते हैं कि पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। वो कहते हैं कि पूंजीवादी दो भागों में बटी हुई है, और वो कहते हैं कि पूंजीवादी में क्या है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, और बुर्जुआ वर्ग मजदूर वर्ग की शोषण करता है। वैसे नारीवादी लोग कहते हैं कि यथार्थवादी लोग अपना सोच रखते हैं कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब अपना अपना सोच रखते हैं, बट नारी का कोई बात नहीं करता है। लोग कहते हैं तुम्हें सुरक्षा रखना चाहिए, कोई कहता है शांति रखना चाहिए, कोई कहता है शोषण का होता है। तो तीनों ये जो विचारधारा है, ये शोषण की बात कर रहा है, कोई सुरक्षा की बात कर रहा है। पर यहाँ देखा जाए तो ना तो यहाँ सुरक्षा हो रही है, ना तो यहाँ ना तो यहाँ सुरक्षा हो रही है, ना तो यहाँ शोषण को रोका जा रहा है। तो नारीवादी लोग अपना अलग ही विचारधारा, मतलब हमने जितने भी विचारधारा पढ़े सबका इंटरनेशनल, अभी तक हमने जितने भी विचारधारा पढ़ी, इसमें सबका अपना अपना तरीका था इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का। तो ये सिद्धांत एक दूसरे से परस्पर विरोधी है, मतलब अभी तक जितने भी सिद्धांत है वो एक दूसरे की आलोचना ही करते हैं, बल्कि राज्यों के व्यवहार, सत्ता की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सहयोग की भावना को समझने में विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ना हो, तो इन सबको समझने के लिए हमें ये जो दृष्टिकोण है वो सहायता करते हैं, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। तो ये आपका जो यूनिट है ये होता है यहाँ पे खत्म। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।